मिजाज आ गया। तुम दोनों के झगड़े कभी खत्म होते हैं या नहीं? कुछ नहीं, हम झगड़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हमें घर जाना चाहिए। हाँ यार, बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। तीनों अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कैंपस के गेट के बाहर निकल रहे थे, वहां एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार आकर रुकी। उसके पीछे एक बोलेरो कार थी। उसमें से कुछ ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड्स निकले। बॉडीगार्ड्स तेजी से दौड़ते हुए आए और स्कॉर्पियो का दरवाजा खोला और उसमें से एक बहुत स्मार्ट लड़का बाहर आया, जिसका नाम आर्यन है। आर्यन को देखकर तीनों चुपचाप खड़े हो गए। यहाँ क्यों रुके हैं हम? चलो निकलते हैं। रुकिए माधवी जी, आपसे कुछ काम है। एक गैंगस्टर लड़की को मुझसे क्या काम हो सकता है? माधवी जी, आप मुझे ऐसे अजीब अजीब नामों से क्यों पुकारती हो? मेरा इतना अच्छा नाम है, मेरे माँ पापा ने इतने प्यार से रखा है आर्यन। आप मुझे आर्यन बोला करो, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब तुम्हें क्या काम है? मेरे असाइनमेंट का काम नहीं हुआ है, क्या तुम करोगी? तुमने मुझे पागल समझा है क्या? आर्यन अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ गया, लेकिन माधवी ने कोई ध्यान नहीं दिया और तीनों वहां से चले गए। आज तक मैंने जिस चीज को भी पाने की सोची है, उसे तुरंत पाया है। मैंने जिस खिलौने पर हाथ रखा है, वो मुझे तुरंत मिला है। लेकिन ये एक लड़की है, जिसको मैं कब से पाना चाहता हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलो, इसके अलावा भी बहुत काम है। आर्यन अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। डिनर टेबल पर आर्यन के पिता देवदत्त, माँ विनीता, भाई कृष्णा और भाभी कविता बैठे थे। मुझे समझ नहीं आता कि इस घर में आर्यन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, जबकि घर में कोई काम भी नहीं करता, बाहर से लड़ाई झगड़े करके आता है बस। कविता बेटा, खाना खाते समय इतना गुस्सा ठीक नहीं है। शरीर को खाना नहीं लगता और बीमारियां भी हो जाती हैं। डैडी, आप हमेशा आर्यन की तरफदारी क्यों करते हो? आपको क्यों समझ नहीं आता कि वो आपका नालायक बेटा है? कविता, तुम डैडी से कैसे बात कर रही हो? मुझे भूख लगी है, लेकिन हम सभी को उस शहजादे आर्यन का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बिना इस घर में कुछ काम होता ही नहीं है। और तुम भी कम नहीं हो, उस बिगड़े हुए भाई के पक्ष में रहते हो, जैसे पत्नी तो कुछ है ही नहीं। हाँ, आज मैं यहाँ से कमरे में जाऊं, लेकिन एक दिन आप सभी बोलोगे कि मैं इस घर से भी निकल जाऊं। हाँ। तभी बाहर से आर्यन आ गया। आर्यन ने शराब पी हुई थी। भाभी जी, आपको मुझसे इतना ज्यादा लगाव क्यों है? मैं घर पर रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको मेरी बातें करनी ही होती हैं। कविता ने गुस्से में आर्यन की तरफ देखा और वहां से चली गई। आर्यन, आखिर तुम कब सुधरोगे? ये रोजाना लड़कियों को परेशान करना, लड़ाई झगड़े करना, किसी को पीट कर आना, ये सब ठीक नहीं है। डैडी, आप जानते हो ना कि मैं किसी की सुन नहीं सकता। मुझे जब गुस्सा आता है ना, तो बहुत ज्यादा आता है। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई मेरा बाप बनने की कोशिश करता है ना, तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अभी भी समय है बेटा, सुधर जाओ, वरना मैं तुमको इस घर से निकाल दूंगा। तुम मेरे पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब प्यार से खाना भी खा लीजिए। तुम्हारी औलाद ने इस घर में प्यार छोड़ा कहाँ है? मैं आर्यन को समझा दूंगी, लेकिन अभी सब खाना खा लीजिए। कविता ने अपने कमरे में और बाकी ने बाहर एक साथ बैठकर डिनर किया, लेकिन आर्यन अपने कमरे में गया और सो गया। अगले दिन माधवी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। माधवी की माँ दिव्या ने माधवी और उसके पापा दिनेश के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। दोनों ने लंच पैक किया। माधवी बेटा, जल्दी चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। जी पापा, मैं तैयार हो गई। दोनों ने दिव्या से बाय बाय बोला और घर से बाहर आए। दिनेश ने अपना पुराना स्कूटर स्टार्ट किया और फिर कॉलेज की तरफ निकल गए। दोनों चलते हुए बातें करते जा रहे थे। तुम्हें कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं पापा, सब ठीक है। फिर ठीक है, एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए चिंता रहती है हमेशा। पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है ना, मैं आपको ही बताऊंगी।
और मैं उस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। जी पापा। दोनों हंसते हुए जा रहे थे, तभी रेड लाइट हुई और स्कूटर भी रुक गया, लेकिन बराबर में काले रंग की कार भी आकर खड़ी हो गई। माधवी ने देखा तो वो घबरा गई क्योंकि कार में आर्यन था। आर्यन मुस्कुराया और माधवी से कहा, माधवी, अंकल जी को बुढ़ापे में क्यों परेशान करती हो? तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं तुमको रोजाना कॉलेज ले आया करूंगा और वापस घर भी छोड़ाया करूंगा। दिनेश ने माधवी की तरफ देखा और पूछा, ये लड़का दिखने में बहुत आवारा है, क्या तुम इसे जानती हो? माधवी कुछ बोलती कि उससे पहले ही आर्यन ने कहा, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ ससुर जी। बदतमीज। सिग्नल ग्रीन हो गया और पीछे की गाड़ियां हॉर्न देने लगी, इसलिए दिनेश को स्कूटर के आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन दिनेश को बहुत गुस्सा आ रहा था और माधवी भी बहुत घबराई हुई थी। दिनेश और माधवी चुपचाप थे। कुछ ही देर में कॉलेज आ गया। दिनेश ने माधवी को कॉलेज के गेट पर उतार दिया और बिना माधवी से बोले ही स्कूटर स्टार्ट करके चला गया। जब तक सलोनी भी आ गई, उसने भी दिनेश को जाते हुए देखा था। माधवी, सब ठीक तो है? क्योंकि आज अंकल ने तुमको बाय नहीं बोला और जो रोजाना तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बोलकर जाते हैं वो भी नहीं बोली। कुछ नहीं, क्लास में चलते हैं। हाँ बाय, क्लास में चल रहे हैं, लेकिन पहले ये तो बता कि हुआ क्या है। तभी पीछे से श्रेयांश ने आवाज लगाई, रुको गाइस, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? तीनों साथ साथ चलने लगे। माधवी ने दोनों को आज की पूरी घटना बताई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताती तो तुम उसका क्या कर सकते थे? जानते हो ना कि वो बहुत ताकतवर है। मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। What a joke! कह सकते हो कि जोक ऑफ द डे। श्रेयांश, तुम किसी को सिर्फ कहानियों में ही मार सकते हो। बस करो सलोनी, अब किसी का कितना मजाक बनाओगी। तीनों क्लास के सामने पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि क्लास के गेट पर भीड़ लगी है और वहां आर्यन भी है। सभी साइड हट जाओ, तुमको दिखता नहीं है कि तुम्हारी भाभी आ रही है। माधवी ने यह सुना और गुस्से से अंदर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने क्लास के अंदर कदम रखा, उसके होश उड़ गए क्योंकि पूरी क्लास फूलों और गुब्बारों से सजाई गई थी और उसमें म्यूजिक भी बज रहा था। आर्यन, मैं तुमको इग्नोर कर रही हूँ तो तुम पागल समझ रहे हो? ये सब क्या है? तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। आर्यन अंदर आया और उसके एक हाथ में गुलाब और एक में पिस्तौल थी। मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसको पाकर ही रहता हूँ। अब ये सब उस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उसको प्यार चाहिए या नफरत। माधवी, अब तुमको क्या चाहिए? तुम चुन सकती हो। माधवी के होश उड़ गए। वहां खड़े हुए सारे स्टूडेंट्स घबरा गए। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, अब क्या चुनेगी माधवी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारी इस नई सीरीज को खूब प्यार दीजिए क्योंकि ये आपके लिए ही बनाई गई है। और हाँ, आप यहाँ जो भी कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई आपको एनएम फैमिली वीलॉग ऑफिशियल चैनल पर मिलता है। जिनको उसके बारे में नहीं पता है, अभी जाइए और अपने रिप्लाई देखिए और देखते रहिए मेरे हमसफर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन ने कॉलेज में जाकर क्लास को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। जैसे ही माधवी क्लास में गई तो वो हैरान थी। आर्यन ने भी एक हाथ में पिस्तौल और गुलाब लिया हुआ था। एक अलग अंदाज में आर्यन ने माधवी को प्रेम का प्रस्ताव दिया, जिसे देखकर हर कोई दंग था। अब आगे। इतना सोचने का वक्त नहीं है। जो भी फैसला लेना है जल्दी करो, क्योंकि मैं किसी भी चीज को पाने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसको तुम जब चाहो खरीद लोगे और जैसे चाहो यूज करोगे। ओह अच्छा, धन्यवाद मैडम जी कि आपने मुझे ये बता दिया कि आप कोई चीज नहीं है। इसका मतलब आपकी कोई कीमत नहीं है और आप आसानी से मिल सकती हैं। हाउ डेयर यू! पर तुमसे कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई नालायक औलाद हो। तो तुम सुधार दो मोहतरमा, अगर औकात हो तो, क्योंकि मुझे मेरा बाप भी नहीं सुधार पाया। मैं भी पागल हूँ जो तुम जैसे बदमाश लड़कों के मुंह लग रही हूँ। हाँ या ना? आर्यन की तेज आवाज से माधवी सहम गई। आर्यन का मुकाबला करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। तभी बाहर से दो प्रोफेसर आए। आर्यन, आप कॉलेज क्यों आए? कोई काम था तो बता दिया होता, मैं खुद वहां पहुंच जाता।
जी नहीं, आप सबको पढ़ाइए, मैं अपना काम बाद में कर लूंगा। और हाँ माधवी, तुम अभी अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमको कॉलेज के गेट पर ही मिलूंगा। आर्यन ये कहकर चला गया। सभी माधवी की तरफ देख रहे थे। आज माधवी के साथ ये 2 बार हो चुका था। माधवी खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो वहां से पार्क में चली गई। उसके पीछे श्रेयांश और सलोनी भी गए। माधवी, तुमने मुझसे कहा नहीं था, वरना मैं भी उसके हाथ पैर तोड़ देता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? जहां तुम्हें बोलना होता है वहां तुम बोलते नहीं हो और पीछे खाली बातें बनाते हो। इससे अच्छा है कि हर जगह चुप रहा करो। रहने दो सलोनी, इसमें श्रेयांश से क्या शिकायत, जब मैं खुद उसका कुछ नहीं कर पा रही हूं। कॉलेज वाले भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पापा ने भी मेरा विश्वास नहीं किया, तो अब श्रेयांश से क्यों लड़ाई करें? नहीं नहीं माधवी, तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो, लेकिन उस समय तुमको कहना चाहिए था कि श्रेयांश मारो इसको। सलोनी सही कह रही थी कि तुमको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब यहां से जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए कोई कुछ कहे ये मैं नहीं देख सकता। जब वो आएगा तब तुम यहां दिखोगे भी नहीं। इसलिए प्लीज हमारी लाइफ से अभी गायब हो जाओ। इसलिए नहीं कि तुमने आज मेरी मदद नहीं की, बल्कि इसलिए कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। इश्क करना और उसे सहेज कर रखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सो प्लीज, हाथ जोड़ रही हूं। अचानक से माधवी की जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ आ गया था और हमेशा खुश रहने वाली लड़की की आंखों में आज आंसू बह रहे थे। माधवी, देख, सच तो यही है कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूं, लेकिन हम साथ मिलकर जरूर कोई हल निकाल लेंगे। अभी मुझे अकेले छोड़ दो, मैं इसका हल खुद निकाल लूंगी। क्या? वो एक राक्षस है, उससे तुम कैसे लड़ोगी? यार सलोनी प्लीज, मुझे इस समय कोई भी ज्ञान समझ नहीं आ रहा, इसलिए कोई ज्ञान मत दे प्लीज। माधवी, तुम इतनी चिढ़ क्यों रही हो? तुम्हारे इस व्यवहार से सारे दोस्त दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूं, जब जरूरत हो तब बुला लेना। सलोनी वहां से चली गई। माधवी अकेले बैठकर रो रही थी। कुछ ही घंटों में क्लास खत्म हो गई। सभी स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकलने लगे। उसी भीड़ का फायदा उठाकर माधवी बाहर गई, लेकिन आर्यन गेट पर खड़ा था और उसने माधवी का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जिसका भी हाथ पकड़ता हूँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। आर्यन, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे लिए सब ठीक है। प्लीज आर्यन, मेरा हाथ छोड़ो। तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरे लिए सब ठीक है। तभी आर्यन रुका और माधवी का हाथ छोड़ दिया। माधवी नीचे मुंह लटकाकर रो रही थी। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। आर्यन माधवी को उसके घर लेकर गया और दरवाजे पर कार रोक दी। माधवी ने देखा कि उसके माँ पापा घर के बाहर खड़े हैं। मेरे पापा बाहर खड़े हैं, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? आज सुबह भी तुमने सड़क पर जो ड्रामा किया वो क्या कम था? आर्यन बिना कुछ बोले ही गाड़ी से नीचे उतर गया। माधवी भी गाड़ी से नीचे उतरी। माधवी के माँ पापा उसे घूर कर देख रहे थे। अंकल जी, मैं माधवी को छोड़ने आया हूँ, इसको कुछ मत बोलना, अब मैं जा रहा हूँ। आर्यन गाड़ी में बैठा और चला गया। दिव्या और दिनेश माधवी से बिना बोले अंदर चले गए। माधवी भी उनके पीछे गई। दिव्या और दिनेश चुपचाप बैठे थे। माधवी भी वहां जाकर बैठ गई। पापा, वो मुझे कहना था कि। दिव्या, अपनी बेटी से कहो कि कुछ और कहने सुनने को बाकी रह गया है क्या? पापा, एक बार सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना। पापा, मैं उस लड़के को। नालायक, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे अंदर कोई शर्म बची है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे उस लड़के के बारे में बात करोगी? माँ, आप तो मेरी बात सुन लीजिए। मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। मेरा मन बहुत परेशान है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने कमरे में जाओ। माँ, प्लीज माधवी, अपने कमरे में जाओ।
माधवी के माँ पापा उससे बात ही नहीं की। माधवी अपने कमरे में चली गई और खूब फूट फूट कर रोई। माधवी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपना बैग उठाकर नीचे गई। माँ पापा नहीं दिख रहे हैं, आज ऑफिस नहीं जाएंगी क्या? जा चुके हैं। माँ अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? जैसे जाना हो जा सकती हो, मुझे कुछ नहीं पता, अब हम कुछ कहने लायक ही नहीं हैं। माँ आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? अच्छा, तुम नहीं जानती हो कि क्या किया है तुमने? माँ आप दोनों ने जो देखा उसको सच मान लिया, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि सच क्या है? अच्छा, सच क्या है तुम मुझे बताओ। माधवी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माधवी और उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप सभी ने मुझे मौका कब दिया? मैं तो कब से बताना चाह रही थी। हाँ बच्चे, हमसे गलती हो गई, हमने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं माँ, अब पापा को भी बता दीजिए कि वो बदमाश लड़का मेरे पीछे पड़ा है। हाँ, तुम आज कहीं भी मत जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात। दिव्या ने दिनेश को घर बुलाया और सारी बात बताई। सॉरी बेटा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी। मुझे मेरे बच्चे पर विश्वास करना चाहिए था। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही पुलिस में शिकायत करूंगा। हाँ लेकिन वो बदमाश बाद में माधवी को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस जब उसमें डंडे लगाएगी उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसको ठीक कराता हूँ। माँ पापा, पुलिस के चक्कर में पड़ने से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो बहुत बुरा है और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। माधवी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बात तुम कह रही हो। तुम जानती हो ना कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ गरीब और अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत है और यहाँ सबको न्याय मिलता है। पापा मुझे डर लगता है। दिनेश ने माधवी को गले लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा। अगर आज इसको छोड़ेंगे तो इसकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी और ये दोबारा तुमको परेशान करेगा। दिनेश पुलिस में शिकायत करने के लिए दिव्या और माधवी को साथ लेकर जाने लगा। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तभी वहां आर्यन की कार आकर रुकी। आर्यन कार से बाहर आया। आज तुम विद फैमिली कॉलेज आ रही हो, तुमने बताया नहीं। चलो कोई नहीं, मैं अब तुम्हें लेने आ गया हूं ना। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अच्छा अंकल जी, क्या आप जानते नहीं है कि मेरा बाप कौन है? तेरा बाप कोई तेरे जैसा ही गुंडा, बदमाश और मवाली बदतमीज होगा। बुढ़े! तभी कार के पीछे से किसी ने आर्यन को गोली मारी। सब हक्के बक्के रह गए। कहानी जारी रहेगी। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? पहले मेरी बात सुनो, फिर एनएम फैमिली वीलॉग ऑफिशियल पर जाना। आर्यन को किसने गोली मारी होगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम आपका नाम लेंगे अगले वीडियो में। हेलो एनिम फैमिली, तो कैसा लगा आपको मेरे हमसफर का एपिसोड 2? और इसी सीरीज का तीसरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो पर 2000 लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सभी कहानियों के पीछे की कहानी जानने के लिए मेरे हमसफर पार्ट 3 गोली की ठाई की आवाज के साथ एक गोली उड़ती हुई आर्यन की ओर आती है और वो सीधे उसकी बाजू के पास जाकर लगती है। सब चौंक कर देखते हैं। आर्यन फर्श पर पड़ा था। आसपास उसका खून फैला हुआ था और ठीक उसके सामने खड़ा था श्रेयांश, जिसके हाथ में गन थी। श्रेयांश के आंख में खौफ था और उसके हाथ कांप रहे थे। श्रेयांश, तुम ये तुमने क्या कर दिया? ओह माय गॉड! हाँ माधवी, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस इसे डराने आया था ताकि ये तुमको तंग ना करे, मगर ये तो। तभी पुलिस आकर श्रेयांश को धर दबोच लेती है और आर्यन को एम्बुलेंस में बिठाते हैं। लेकिन अब तो तन्ने जोरावरी सुधारेगा। हाँ चल थाने चल, मिलाऊं तुझे मारी माशूका से। बोले तो ऐसा जादू का डंडा जो एक बार पीछे टिक जाए तो सब सच आगे से बाहर आ जाए। चल डालो इसने गाड़ी में। और मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? जाओ सर जी के साथ जाओ,
ये भी कहना अकेला भेजोगे अस्पताल? और माधवी उसके माता पिता भी एम्बुलेंस में बैठते हैं। आर्यन ने दर्द के मारे माधवी का हाथ जोर से थामा था। माधवी अपने बाबा के सामने पानी पानी हो रही थी, मगर आर्यन उसका हाथ नहीं छोड़ता है और सब अस्पताल पहुंचते हैं। ओहो, इनका तो बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। नर्स, इनको तुरंत अंदर ले जाओ। आप में से जो भी इनकी फैमिली से हैं फॉर्म भर दे, ताकि उनकी जल्दी ऑपरेशन कर उनकी गोली निकाली जा सके। दिव्या माधवी का हाथ रोकती है। बेटा मत पड़ इन सबके चक्कर में। माँ बस एक फॉर्म ही तो है, डर मत। और फिर हम इस जल्लाद जैसे थोड़ी ही बन सकते हैं। माधवी फॉर्म भर देती है, मगर नर्स उसमें मिस की जगह मिसेस माधवी आर्यन खन्ना लिखती है। पुलिस श्रेयांश को रिमांड पर ले जाती है और वह डरा हुआ बैठा था। कुछ देर में वहाँ सलोनी और माधवी भी पहुँचती हैं। कुछ बोलेगा कि नहीं? बस मैं कर रही है। चल मैं बताता हूँ क्या हुआ था। वो मैडम पर तेरा दिल आ गया था और इसलिए तूने उस छोरे आर्यन की जान लेनी चाहिए। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आर्यन को गोली नहीं मारी। वो गन तो टॉय गन थी। मैं तो बस आर्यन को डराकर सलोनी को इम्प्रेस करना चाहता था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो माधवी को पसंद करते हो ना? नहीं सलोनी, मैं हमेशा से तुमको चाहता था। माधवी तो बस मेरी दोस्त है। मैं तो उससे इसलिए बात करता था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। सलोनी श्रेयांश का हाथ थामकर मुस्कुरा देती है। तभी एक हवलदार गन लेकर आता है। साहब, पिचकारी है पिचकारी। साहब तो पिचकारी नहीं, बॉम्ब है, डायनामाइट बॉम्ब। अरे साहब, इस छोरे की बंदूक तो एक खिलौना है, पिचकारी। ये जानकर जोरावर श्रेयांश को छोड़ देता है और माधवी सलोनी उसे लेकर चली जाती हैं। यार, जब इस छोरे ने गोली ना चलाई तो फिर आर्यन पर गोली किसने चला दी? के माज रहा है ये, पता लगाओ। श्रेयांश और सलोनी एक दूसरे के गले लगते हैं। आई लव यू सलोनी। उन्हें देख माधवी को कुछ अजीब बात याद आती है। एक बार क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही माधवी क्लास से बाहर आने लगती है, तभी आर्यन सामने आकर उसका दरवाजा रोक लेता है। कितनी बदतमीज हो ना तुम। बदतमीज मैं नहीं, ये दिल है मैडम, जो बेवजह मरता है आप पर। और आर्यन माधवी के गले लग जाता है। माधवी को तो जैसे 440 वोट का झटका लग गया हो। तभी माधवी उसे धकेल कर एक जोरदार चाटा लगा देती है। आर्यन का तो जैसे सारा अहंकार ही हिल गया था। बस वह जाती हुई माधवी को घूर रहा था। ये थप्पड़ तुम पर भारी पड़ेगा माधवी। कितना सताया था उसने भी मुझे, बट आई विश वो अब सुधरे। तभी माधवी को फोन आता है। माधवी जी, आप जहाँ कहीं भी हैं तुरंत अस्पताल आइए। माधवी तुरंत अस्पताल जाती है। आपके पति का खून बहुत लॉस हो चुका है और उन्हें खून की जरूरत है। और माधवी ही उसे खून देने का डिसाइड करती है। दिव्या राकेश को तो अधिक चिंता हो रही थी। ये जी, ये क्या कर रही है? अपने दुश्मन के रगों में तू अपना ही खून डालेगी माधवी? पापा, यहाँ इंसानियत हर बैर से ऊपर है। और माधवी आर्यन को खून देकर चली जाती है। सब परेशान ही थे। रात भर माधवी आर्यन के बारे में सोचती हुई सो नहीं पाई थी। कैसा होगा वो? उसके तो घर से भी कोई उसे मिलने नहीं आया था। उधर अस्पताल में बेहोश पड़े आर्यन के कानों में माधवी के थप्पड़ की गूंज इतनी तेज गूंजती है कि वो जोर से सांस लेकर उठ जाता है। माधवी! और फिर उसके होश में आते ही आर्यन के घर वाले आर्यन को लेकर जाने लगते हैं। आर्यन सर, ये आपकी फाइल। और वह फाइल लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन माधवी कॉलेज जाती है। माधवी को देखते ही सारे स्टूडेंट्स उसे डिस्टेंस कर लेते हैं। अरे दूर आओ इससे, कहीं हम पर भी गोली न चला दे। बेचारी माधवी को कदम कदम पर शर्मिंदा होना पड़ रहा था। क्या कर दिया है तुमने मेरे साथ आर्यन? मेरी तो सारी इमेज ही खराब हो गई है। अचानक तभी माधवी का हाथ खींचकर उसे बिल्डिंग के पीछे कोई खींच लेता है, जो कि आर्यन ही था। आर्यन, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इतना सब होने के बाद भी बाज नहीं आओगे ना? तो मजा आया होगा तुम्हें मुझे यूं अदमाना देखकर। क्यों, आपने भगवान को प्रसाद चढ़ाया या नहीं? अभी भी नहीं सुधरे ना? मरकर बचे हो फिर भी नहीं सुधरे। तुम्हें तो और चाटे लगाने चाहिए थे मुझे। आर्यन माधवी को बाजुओं में कसकर दीवार से लगाकर खड़ा करता है। अच्छा, और मर किसकी वजह से रहा था? तुम्हारी वजह से। तुम्हारे उस थप्पड़ की गूंज ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जी तो करता है तुम्हारी सूरत शक्ल बिगाड़ दूं, मगर ठहर। और आर्यन गुस्से से दीवार पर अपना हाथ मारता है, जिससे उसके जख्म से फिर से खून आने लगता है।
वह माधवी की आंखों में घूरता है। इस बार उसकी आंखों में जुनून था। खून लगातार बह रहा था और वह माधवी के सामने गिर पड़ता है। वह उसे संभालती है और फिर से अस्पताल ले जाती है। उसने पूरे समय माधवी का हाथ थामा हुआ था। तुम्हें कुछ नहीं होगा आर्यन, आखिर क्यों करते हो ये सब तुम? तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था माधवी। देखिए, अब इनका जख्म ताजा है तो इन्हें कुछ दिन एडमिट ही रहना पड़ेगा। माधवी थोड़ी देर उसके पास बैठकर चली जाती है। अब अक्सर माधवी अस्पताल में आर्यन के पास आया करती थी। अब माधवी को आर्यन को लेकर नाराजगी नहीं थी। यार, जवानी में तो सब लड़के ही मंजिले होते हैं। मैंने एक बार भी आर्यन की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। कोई नहीं, कल जब मैं अस्पताल जाऊंगी तो उसे दोस्ती के लिए पूछूंगी। और अगले दिन माधवी जल्दी उठकर किचन में कुछ पकाने लगती है। बेचारा आर्यन कब से अस्पताल का मरीजों वाला खाना खा रहा है। आज तो मैं उसे अपने हाथ का बना कुछ खिलाऊंगी। दिव्या और राकेश माधवी को किचन में काम करता देख चौंक से गए थे। ए जी, मेरा मन बहुत डर रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया होने वाली है। माधवी टिफिन पैक करी जा रही थी कि तभी अचानक से दिव्या उसका रास्ता रोक लेती है। माधवी बेटा, आज बाहर मत जा। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत डर रहा है। अरे माँ, चिंता मत कर, मैं यूं गई और यूं आई। माधवी अस्पताल चली गई और जैसे ही वह आर्यन के कमरे में जाती है, वह देखती है कि आर्यन तो वहां था ही नहीं। बेचारी माधवी उदास हो जाती है। कहाँ गया ये? शायद डिस्चार्ज हो गया होगा। माधवी उदास होकर पैदल ही निकल रही थी और तभी उसके पीछे से आर्यन की गाड़ी आती है। माधवी सड़क के किनारे चल रही थी, मगर आर्यन माधवी के पीछे गाड़ी लगाकर तेज तेज हॉर्न बजाने लगता है। माधवी तंग आकर मुड़कर देखती है। कौन है? अंधे हो क्या जो इतनी बड़ी सड़क नहीं दिखाई दे रही? ओ, ये कार, ये तो आर्यन की है। तो आर्यन खन्ना वापस फॉर्म में आ गया लगता है। माधवी को इस बार गुस्सा नहीं आया था। वह जानती थी कि आर्यन का काम सिर्फ उसे तंग करना ही था, तो इसलिए वह जोर से चिल्लाती है। अरे ओ आर्यन, अब मैं तंग नहीं होने वाली हूँ। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें छोटी सी सुई से डरता हुआ देखा था हॉस्पिटल में। कैसे बच्चे की तरह मेरा हाथ दबा लिया था। क्या बोल रहे थे? माधवी माधवी, इंजेक्शन नहीं, दर्द होगा। आई आई आई। तभी आर्यन गाड़ी स्टार्ट करके माधवी को क्रॉस करता हुआ कीचड़ में से निकलता है, जिससे माधवी पूरी गंदी हो जाती है। अब की बार तो वह चिढ़ गई थी। गाड़ी आगे निकल जाती है। वह पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंकती है। घमंडी बिगड़े हुए लड़के हो तुम ना कभी सुधर ही नहीं सकते आर्यन। और आर्यन की गाड़ी रुक जाती है। तभी माधवी उसकी ओर जाती है और गुस्से से दरवाजा खोलती है। तुम्हें तो ना मैं रात होने को आई थी। माधवी घर नहीं लौटी थी। दिव्या और राकेश बहुत परेशान हो चुके थे। तभी राकेश इंस्पेक्टर जोरावर को फोन करता है। जोरावर घर आता है। तो थारी बेटी शाम से घर नहीं आई? अरे तो परेशान क्यों हो? उसने ढूंढना है तो जाकर उस आनंद के घर में ढूंढो। गई होगी अपने यार के पास। राकेश और दिव्या ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी जोरावर को लेकर दिव्या और राकेश आर्यन के घर पहुंच जाते हैं। क्यों भाई आर्यन जी, वो छोरी माधवी कहाँ है? अगर कमरे वमरे में है तो उसे नीचे भेज दो। भाई उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? माधवी यहाँ क्यों आएगी? सर, ये पक्का झूठ बोल रहा होगा। मैं बुलाती हूँ मेरी माधवी को। माधवी, माधवी बेटा डर मत, आजा, माँ पापा आए हैं तुझे लेने। मगर माधवी नहीं आती। ये तमाशा देख आर्यन के घर वाले बहुत चिढ़ जाते हैं। लो, अब इसी चीज की कमी तो छोड़ी थी आपके भाई ने। आज तक तो कभी पुलिस आई नहीं थी यहाँ, अब ये सौभाग्य भी देखने को मिला। हाँ, ये सब ऐसी बातों का नहीं, तुम शांत रहो। आर्यन अगर वो तुम्हारे कमरे में है तो जाकर उस लड़की को जाओ लेकर आओ। हाँ, सबके सब पागल हो रहे हैं यहाँ तो। और वह अकेला ही निकल पड़ता है। माधवी के गायब होने से उसे बहुत फिक्र होती है। वह अपनी गाड़ी निकालकर पागलों की तरह माधवी को इधर उधर ढूंढने लगता है। कितना पागल हूँ मैं, कितना पागल। ये सब इतना सीरियस हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था। माधवी कहाँ हो तुम? और एक बंद जगह पर आर्यन जाता है जहाँ बहुत अंधेरा था। माधवी अक्सर यहाँ आती थी, एक बार यहाँ भी देख लेता हूँ।
और माधवी उसके सामने फर्श पर पड़ी मिलती है। आर्यन उसके करीब जाता है। माधवी अधमरी सी थी। वह उसका चेहरा देखते ही डर जाता है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हट जाओ। माधवी के कपड़े पूरे फटे हुए थे। शरीर पर चोट के भयंकर निशानों से यदि यह स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए यह वीडियो शेयर करें। और भाई कमेंट करना ना भूलें प्लीज, आप लोगों का ही कमेंट मिले सब कुछ है।